हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं मुगल वंश के तीसरे शासक यानी हुमायूं का बेटा अकबर के बारे में पढ़ने वाला हूँ। मैं आपको बताया था हुमायूं और अकबर के बीच में एक शासक आता है शेरशाह सूरी, उसके बारे में बताया था। शेरशाह सूरी सासाराम का है और शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी में बैठेंगे भी 1540 यानी 1540 में वो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध करेंगे जिसमें हुमायूं को पराजित कर देंगे और उसके बाद वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएंगे और लगभग 5 वर्षों तक वो दिल्ली की गद्दी पर रहेंगे। और हुमायूं फिर 1555 ईस्वी में आक्रमण करेगा शेरशाह सूरी के वंशजों के ऊपर और वो हासिल कर लेगा दिल्ली। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में हुमायूं के बारे में डिटेल में बता चुका हूं। हुमायूं और हुमायूं है कौन? तो हुमायूं अकबर के पिताजी हैं। जब हुमायूं हमारा बिलग्राम का युद्ध हार जाते हैं तो ये चले जाते हैं अपने भाई हिंदाल के पास और हिंदाल का एक गुरु होता है जिनका नाम है पीर अली। उनकी बेटी होती है हमीदा बानो बेगम, उससे हुमायूं शादी कर लेंगे। और शादी होगा कब हुमायूं का? तो शादी होगा हुमायूं का 1541 में और जस्ट एक साल बाद यानी अगस्त 1541 में शादी करते हैं और 42 में जन्म होता है हमारे अकबर का। तो देख लीजिए अकबर का जन्म, यहां से कुछ फैक्ट और अकबर से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग सब जानते हैं। अकबर का जन्म हुआ है हमारा 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी और इनकी माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। अब जब हुमायूं की मृत्यु आप लोग को मैं बताया था, दीन पनाह नामक सीढ़ी था, वहां से एक लाइब्रेरी है वहीं के सीढ़ी से जब हुमायूं उतर रहे थे तो फिसल कर ये गिर गया और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अकबर को उसी समय सिंहासन दे दिया जाता है, लेकिन अकबर काफी कम उम्र के होते हैं और अकबर उस समय पंजाब में होते हैं। तो होता क्या है कि हुमायूं का एक सेनापति होता है, इसका नाम है बैरम खां। तो बैरम खां से क्वेश्चन आता है, बैरम खां। और बैरम खां क्या करेगा? अकबर को ईंटों का सिंहासन बनाएगा, ईंटों का सिंहासन, और अकबर को गद्दी सौंप देगा यानी राजा घोषित कर देगा। और ये होगा कहां? तो ये सारी घटनाएं हो रही है पंजाब में। पंजाब में अकबर को सिंहासन दे दिया जाएगा। लेकिन चूंकि अकबर अभी मात्र, अब देख लीजिए अकबर का जन्म 42 में हुआ है, अकबर बैठेंगे 56 में गद्दी पर यानी लगभग 14 वर्ष यानी 13 वर्ष 4 महीने के होते हैं अकबर और गद्दी पर बैठते हैं। उस समय अकबर गद्दी संभालने के लायक नहीं होते, इसलिए लगभग 1556 से लेके 60 ईस्वी तक बैरम खां के हाथों में होता है मुगल की गद्दी। और छोटी छोटी बातों पर बैरम खां और अकबर के बीच में नोक-झोंक हो जाती है, जिसके कारण अकबर बैरम खां को अपना राज्य छोड़ने से कहता है कि आप मेरा राज्य छोड़कर चले जाइए। ठीक है, अकबर बैरम खां को राज्य छोड़कर चले जाने का संदेश भिजवाता है। बैरम खां क्या करता है? 60 में बैरम खां चला जाएगा, मक्का की ओर रुख करेंगे और मक्का के समय जाते समय एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है मुबारक खां। मुबारक खां कौन है? तो मुबारक खां अफगान का एक व्यक्ति है, अफगानी है ये। और मुबारक खां बैरम खां की हत्या कर देंगे। जब बैरम खां अकबर का बॉडीगार्ड था यानी संरक्षक, तो अकबर बैरम खां को अपना वकील नियुक्त करके रखा था। अब यहां बैरम खां की मृत्यु हो गई है, लेकिन बैरम खां मरे हैं 1560 में, ये याद रखिएगा। और इसी के बीच में एक युद्ध होगा, आप युद्ध याद रखिए, मेरा होता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध होगा और ये युद्ध होगा हमारा 1556 में। यानी अगर आपसे कभी डेट पूछ ले कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 अप्रैल 1556। कभी कभी डेट पूछ देता है, एग्जैक्ट डेट ही पूछ देता है। और किनके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था हमारा पानीपत का हेमू और प्लस बैरम खां के बीच। बैरम खां, हेमू एक हिंदू शासक है। हेमू अपने जीवन में 22 युद्ध करते हैं और 22 का 22 युद्ध ये जीत चुके होते हैं।
हेमू का आदिल शाह सुर का संरक्षक में काम कर रहे थे और आदिल शाह सुर हेमू को एक उपाधि देंगे जिनका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, और ये 14वां विक्रमादित्य होंगे, अब ये याद रखिएगा। यानी हेमू भारत के अंतिम और 14वां विक्रमादित्य है, जो पानीपत के दूसरे युद्ध में लड़े थे बैरम खां यानी अकबर के संरक्षक के साथ। और हेमू युद्ध जीत भी जाते, लेकिन हेमू को एक तीर लग जाती है आंख में, इसके कारण ये मूर्छित हो जाते हैं और युद्ध बैरम खां के पक्ष में चला जाता है और हेमू की मृत्यु यहां पे हो जाती है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि पानीपत का युद्ध दूसरा कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ और जीता था? तो जीता था हमारा अकबर, यानी कि बैरम खां जीते थे युद्ध। इसके बाद दूसरा युद्ध होगा एक, यहीं पे आप देख लो, हल्दी घाटी का एक युद्ध होगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एक युद्ध होगा हल्दी घाटी का, और हल्दी घाटी का भी युद्ध पूछा हुआ है। और हल्दी घाटी का युद्ध होगा 1576 ईस्वी में होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में होंगे हमारे, एक तो होंगे हमारे अकबर, यानी अकबर के साथ होगा, और प्लस होगा मेरा राणा प्रताप। राणा प्रताप, जिसमें राणा प्रताप हार जाएंगे और राणा प्रताप की मृत्यु हो जाएगी 1597 ईस्वी में। ये बातें याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राणा प्रताप यहां हल्दी घाटी का युद्ध हार जाएंगे और हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर के समय में हुआ है, अकबर और राणा प्रताप के बीच में। ये सारी बातें अकबर से हो गई। और आगे देख लीजिए, अकबर की मृत्यु हो जाएगी तो अकबर हमारे मरेंगे। देख लीजिए, अकबर का जन्म भी हुआ अक्टूबर में और ये मरेंगे भी अक्टूबर में, यानी 23 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है। और इनको सिकंदरा में दफन किया जाता है। सिकंदरा, यानी सिकंदरा है कहां? तो आगरा में इनको दफन कर दिया। ये हमारे अकबर के समय के सबसे इंपॉर्टेंट अकबर से है मेरा पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। एक बात और याद रखिएगा, यहां मैं लिख देते जा रहा हूं कि बैरम खां को अकबर खान ए खान की उपाधि देते हैं। खान ए खान की उपाधि देते हैं अकबर बैरम खां। ठीक है, अब अकबर कुछ धार्मिक काम करेंगे। जैसे में अकबर क्या करेंगे? तो इबादत खाना स्थापित करेंगे। इबादत खाना, और इबादत खाना था क्या? तो ये प्रार्थना स्थल था। ये कभी कभी पूछ देता है, प्रार्थना स्थल या प्रार्थना भवन, और ये खोला गया था 1575 ईस्वी में। ये बातें याद रखिए। इबादत खाना ये प्रारंभ में मुसलमानों के लिए खोला गया था, यानी वैसे मुस्लिम जिनको कोई भी तकलीफ हो इनके साम्राज्य में, तो इबादत खाने में वो जाकर अपना इबादत कर सकते थे। लेकिन होता क्या है, 1578 का टाइम होता है और 1578 में ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। यानी अब हम देख रहे हैं कि अकबर अपने साम्राज्य में कौन कौन से काम किए थे। तो पहले खोलेंगे इबादत खाना, उसके बाद है मजहरनामा, और ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। मजहरनामा की स्थापना करेंगे ये 1579 ईस्वी में। ठीक है, मजहरनामा एक प्रार्थना पत्र था और कुछ नहीं। इसके बाद ये करेंगे एक और, जिनका नाम है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, और दीन ए इलाही की स्थापना करते हैं 1582 में। और दीन ए इलाही एक वैसी संस्था है जो सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन ए इलाही को स्थापित किया गया था बाबर के जरिए। इसके बाद बाबर 10 साला व्यवस्था स्टार्ट करेंगे। 10 साला व्यवस्था, और 10 साला व्यवस्था ये ऐसा है
कि 10 साल में उनके साम्राज्य में जो फसल होता था वो 10 साल के फसलों का एक औसत निकालकर उसका 1/3 हिस्सा दिया जाता था राज्य घराने में, यानी अकबर खुद लेते थे और वो भी नगद के रूप में लेते थे। और इसीलिए उस फसल को नकदी फसल भी कहा जाता था। और नकदी फसल क्या है आप जानते हैं। आप फसल जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एक रबी फसल है, एक खरीफ फसल है और एक नकदी। नकदी फसल हम उनको कहते हैं जिनका भंडारण हम अपने घरों में नहीं कर सकते हैं, जैसे में ईख हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दसाला व्यवस्था। तो दसाला व्यवस्था हाथ में था टोडरमल के हाथ में, टोडरमल। और दसाला व्यवस्था एक भूमिका से संबंधित है। ये सारी बातें याद रखिएगा। और कुछ बातें हैं जैसे अकबर में नवरत्न थे। नवरत्न कौन कौन थे यहां पे थोड़ी सी जिक्र की जाएगी उसके बारे में। अकबर क्या क्या निर्माण करते हैं भारत में उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं अकबर से रिलेटेड कि अकबर का जन्म कहां हुआ था, माता का नाम कौन था और अकबर को सिंहासन पर किसने बैठाया था, अकबर ने बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी, ठीक है। और हमारा बैरम खां को किसने हत्या की, यानी बैरम खां को किसने मारा था, ये बातें बहुत जरूरी है। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध भी मैं बताया था। पानीपत का पहला युद्ध अकबर के दादाजी यानी बाबर लड़ेंगे इब्राहिम लोदी के साथ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होगा 1526 में। ठीक 30 साल के बाद अकबर का संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होगा। और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होगा। हल्दी घाटी का युद्ध होगा राणा प्रताप के साथ, जिसमें राणा प्रताप हार जाएंगे। अकबर की मृत्यु कहां कब हुई और उनको कहां दफन किया गया था ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इबादत खाना कब स्टार्ट किया गया और सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया गया, ये सब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मजहरनामा क्या था, तो मजहरनामा एक प्रार्थना पत्र था, ये लिख लीजिएगा प्रार्थना पत्र, ये कभी कभी पूछ देता है। दीन इलाही कब स्टार्ट की गई थी अकबर के जरिए, और यह पूछ देगा मुगल वंश का कौन सा शासक है जो दीन इलाही स्टार्ट किया है। और दसाला व्यवस्था किसके हाथ में था, टोडरमल। दसाला व्यवस्था क्या था, तो अकबर के साम्राज्य में 10 साल में उपजाए गए फसलों का औसत निकाल के उसका 1/3 हिस्सा नकद के रूप में अकबर लेते थे, उसी को दसाला व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इसको मैं एरिएज कर दे रहा हूं। अब हम चलते हैं थोड़े से अकबर के द्वारा किए गए कार्य और भी देख लेते हैं। और आप तब तक आप देख लो आप लाइक किए हो कि नहीं, अगर नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। मैं पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इवन साइंस, मैथ, रीजनिंग में सारा कवर करने वाला हूं, बन वही हो। अपना रिस्पांस दीजिए, फिर मैं अपना रिस्पांस दूंगा। तो मैं देखता हूं अकबर के बारे में, तो अकबर का 3 टाइम आता है। एक आता है 1562, एक होगा 1563 और एक होगा 1564, ये 3। अब इसमें करेंगे क्या, तो एक में दास प्रथा का अंत कर देंगे, इसमें दास प्रथा का अंत करेंगे, इसमें जजिया कर को समाप्त करेंगे और इसमें तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करेंगे। तो कभी कभी पूछ देता है कि दास प्रथा का अंत किस मुगल शासक ने करवाया था, अकबर करवाएंगे। तीर्थ यात्रा पे टैक्स कौन समाप्त करेगा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करेंगे ये, तो वो भी अकबर करवाएंगे। जजिया प्रथा को कौन मुगल साम्राज्य खत्म करेगा, तो अकबर खत्म करेंगे। आगे फिर हम पढ़ना है औरंगजेब, जो अकबर का पोता होता है, यानी जहांगीर अकबर के पुत्र होंगे, सलीम के नाम से जाने जाएंगे। जहांगीर का पुत्र होगा शाहजहां और शाहजहां का पुत्र होगा औरंगजेब, जो फिर से हमारा स्टार्ट कर देंगे जजिया कर, ठीक है। अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह बात आप याद रखिएगा कि अकबर का सिंहासन के समय ही हिंदी का स्वर्ण युग यहीं पे कहा जाता है। अकबर के 9 रत्न के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, कभी कभी 9 रत्न पूछ देता है। देखिए यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं 9 रत्न, और 9 रत्न हम लोग नवरत्न हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहते हैं, वहां भी 9 रत्न थे। एक होगा हमारा अष्टप्रधान, अष्टप्रधान होंगे हमारे शिवाजी के काल में, और एक थे हमारे अष्टदिग्गज। ये सारे अलग अलग हैं।
यहाँ पे 9 रत्न। अब 9 रत्न में कौन कौन आते हैं? तो पहला तो आएगा हमारा बीरबल, और अकबर बीरबल की कहानी आप सब जानते हैं, बीरबल। और ये बीरबल जो है इनका वास्तविक नाम होता है महेश दास, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बीरबल। बीरबल के बाद आएंगे हमारे टोडरमल, और टोडरमल के बारे में बताया था कि ये दहसाला व्यवस्था को संभाल रहे थे। इसके बाद आएंगे हमारे मानसी। मानसी एक गायक है, समझे, प्रसिद्ध गायक है ये प्रसिद्ध गायक है। और ये सॉरी मानसी गायक नहीं है, मानसी सेनापति है, ये सेनापति गायक नहीं है। तानसेन गायक है, तानसेन। और तानसेन का शायद बचपन का नाम भी है, और तानसेन का बचपन का नाम है रामतनु पांडे। ये पूछा गया है, रामतनु पांडे, ये तानसेन का बचपन का नाम है, और ये प्रसिद्ध गायक है, और ये पूछा जाएगा। ऐसे ही मैं फालतू में नहीं लिख दे रहा हूं यहां पे नवरत्न। अच्छा आगे चलते हैं, इनके बाद और कौन आएगा? एक अबुल फजल आएंगे, अबुल फजल। और अबुल फजल अकबरनामा लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा, अकबरनामा। और अकबरनामा फारसी में लिखा गया है, ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक लिखा गया था हमारा बाबरनामा तुर्की में था, ठीक है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम लिखी है, और बाबरनामा हमारे अबुल फजल लिखेंगे। आगे आते हैं, हमारा एक फैजी है, एक होता है मेरा मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है कि इनको प्याज का बड़ा खाने का शौक था, इसलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। एक था हकीम हुमाम, हकीम हुमाम। और हकीम हुमाम हमारे अकबर के दोस्त हैं, इसीलिए अकबर इनको नवरत्न में शामिल कर लेंगे। और एक लास्ट मेरे हो जाएंगे बीरबल, टोडरमल, मानसी, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये व्यक्ति अकबर के, ये सारे व्यक्ति अकबर के नवरत्न हैं। आपको यहां में से कोई भी एक व्यक्ति दे देगा और पूछ देगा कि कौन अकबर के नवरत्न थे, या इनमें से 3 को उठा लेगा और एक और कोई दे देगा और पूछ देगा इनमें से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे, तो ये अकबर के नवरत्न हो गए। अकबर क्या क्या किया है ये हो गया। अब अकबर के द्वारा निर्माण किया हुआ कुछ बात देख लेते हैं, बस निर्माण क्या करेंगे अकबर। तो अकबर कुछ निर्माण करते हैं। निर्माण में आप देखिए अकबर क्या करेंगे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करेंगे। पहले बात, फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी के अंदर ही इन्होंने निर्माण करते हैं मोती महल, मोती महल का, और निर्माण करेंगे ये बुलंद दरवाजा का। और ये पूछा गया सारा क्वेश्चन, आप लोग अगर सेट लगाते होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बुलंद दरवाजे का निर्माण की कौन किया है। आगरा का किले का निर्माण करेंगे, आगरा का किला यही बनाएंगे। और हम चलते हैं जोधाबाई का महल बनवाएंगे, जोधाबाई का महल। पंचमहल के बारे में आप जानते होंगे, ये पंचमहल बनवाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें अकबर का है, अकबर ये सारी बातें बनवाएंगे। अब यहां पे देख लो, फतेहपुर सीकरी, मोती मस्जिद, बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, जोधाबाई का महल, पंचमहल, और सारी बातें बनवाते हैं। लेकिन यहीं से क्वेश्चन आ जाता है अकबर से रिलेटेड। अकबर का जो नीति था टैक्स का प्रणाली में आपको बता चुका हूं। अकबर के समय में भूमि थी, और भूमि कौन कौन सी थी, तो यहां पे थोड़ा देख लीजिए, यहां इतना में हो जाएगा। एक भूमि को कहते थे पोचर,
एक भूमि था बंजर, एक भूमि था परती, और ये सबके बारे में आप जानते हो, ऑलमोस्ट आप जानते हो। पोजन उस भूमि को कहा जाता था जहां पर 2-3 साल तक खेती नहीं होती थी। बंजर उस भूमि को कहा जाता था जिस भूमि पे बिल्कुल ही फसल नहीं होती थी, और परती उस भूमि को कहा जाता था जहां पे लोग खेती नहीं करते थे। बस इतना हमारा अकबर से आज तक का इतना ही है, और इतना से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, यहां से छूटेगा नहीं। जाते जाते एज यूजुअल में 2 क्वेश्चन करते जा रहा हूं। आप ये बता दीजिए कि हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच में हुआ है, और दूसरा का ये है कि हल्दी घाटी की युद्ध किनके किनके बीच हुआ, और राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, सचिवालय का एग्जाम आ गया है, नजदीक ही आने वाला है। हिस्ट्री से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन होगा आपका जीके से, और 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स साइंस से होगा। तो आप इस पीडीएफ पढ़ते रहिएगा। मैं सारा हिस्ट्री का वीडियो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मैं मॉडर्न हिस्ट्री में चल जाऊंगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं अकबर का जो होने वाला पुत्र है, जिनका नाम है मैं सलीम, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सलीम जो है, जो हमारे जहांगीर साहब हैं, वो गद्दी पर बैठेंगे हमारे अकबर की मृत्यु के बाद 1606 ईस्वी में। कहा जाता है कि 1605 में ही गद्दी पर बैठ गए थे। और इन्हीं के समय हमारे आएंगे कैप्टन हॉकिंस आएंगे, सर टॉमस रो आएंगे, मतलब अंग्रेज कंपनियां यहां आने लगेगी। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।